जिस सोशल मीडिया के दौर में हम आजकल जी रहे हैं, उस दौर की शुरुआत होती है हार्वर्ड के एक छोटे से कमरे में, जहां मार्क जुकरबर्ग ने पहली बार बनाया था द फेसबुक, जिसने इंटरनेट की दुनिया में एक नया रिवॉल्यूशन ला दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि फेसबुक पहला ऐसा सोशल मीडिया ऐप था। इससे पहले भी फ्रेंडस्टर और माईस्पेस नाम के दो बड़े जायंट मार्केट में पहले से थे। माईस्पेस अपने आप में ही दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट था। ये इतना बड़ा था कि 2006 से 8 के बीच में फेसबुक इसके आगे टिकता तक नहीं था। लेकिन फेसबुक में ऐसा क्या अलग था जिसने माईस्पेस को पीछे छोड़ दिया? देखिए, माईस्पेस जो था वो अपने आप में ही एक अलग प्लेटफॉर्म था, जहां पर जाकर आप अपने रियल लाइफ से हटकर एक कम्युनिटी बना सकते थे। वहां किसी अननोन के साथ दोस्ती कर सकते थे। मतलब ये जो माईस्पेस था, ये अपने आप में ही अलग ही एक ऑनलाइन दुनिया बनाकर आपको देता था। वहीं जो फेसबुक था वो एकदम इसके उलट था। ये अजनबियों से ज्यादा उन लोगों को प्रायोरिटी देता था जिनको आप रियल लाइफ में भी जानते हो। इससे हुआ ये कि लोग आपस में और अच्छे से जुड़ पाए, जो कि एक सोशल मीडिया का काम था कि लोगों को जोड़ना। फेसबुक ने उस काम को और आसान कर दिया और साथ में ये लोगों को एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस भी देता था। इस बड़े डिफरेंस के बाद से दो बातें एकदम क्लियर हो गई। पहली ये कि फेसबुक के ग्रोथ को तो कोई नहीं रोक सकता था। दूसरा कि पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देना ही आगे का फ्यूचर है, जिसकी वजह से उनके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एंगेजमेंट बना रहेगा, और जहां ज्यादा एंगेजमेंट होता है वहां आते हैं ज्यादा एडवर्टाइजमेंट्स, यानी कि ज्यादा पैसा। और यही पर्सनलाइजेशन का चक्कर है कि अगर आप कॉल पर किसी से मैगी के बारे में बात कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद आपके फोन पर मैगी के ऐड आने लगते हैं। अब डाटा पर्सनलाइजेशन के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन जिस तरह से हमारा डाटा लिया जाता है वो सोशल मीडिया के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाता है। अब जैसे कि जितना ज़्यादा डाटा पर्सनलाइज होगा उतना ही हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो भी एडवर्टाइजमेंट और ये सारी चीज़ें हमें शो होंगी वो सारी हमारे काम की ही होंगी, और जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया उन्हें अपने आप ही हमारे लिए रिकमेंड करने लगे, जिससे हम उन्हें और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। यहाँ तक सुनने में तो सब ठीक लगता है, लेकिन हम इस प्रोसेस के बारे में जाने कि हमारा डाटा किन किन सोर्सेज से लिया जाता है, कहाँ कहाँ से लिया जाता है, तो चीज़ें काफ़ी डरावनी हो जाती हैं। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो हम ही लोग होते हैं जो इन ऐप्स को या प्लेटफॉर्म्स को अपने आप को ट्रैक करने के लिए परमिशन दे देते हैं। जब कभी भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो हमसे परमिशन मांगता है कि माइक्रोफोन अलाउ करना है कि नहीं, कैमरा अलाउ करना है कि नहीं। हम सब अलाउ करते जाते हैं। फिर एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज खुलता है कि उसे एग्री करना है या डिसएग्री। हमने एग्री कर दिया बिना सोचे समझे कि उसमें क्या लिखा हुआ था। जनरली उसमें वो सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं कि वो आपका डाटा कैसे यूज करेगा, कैसे आपके इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा, यहाँ तक कि वो आपके डाटा को किसी और को बेचने का भी परमिशन आपसे ही ले लेता है। और जब कभी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो तो आपसे कुकीज़ का एक परमिशन पूछा जाता है, अलाउ या डोंट अलाउ। ये कुकीज़ भी एक ट्रैकिंग एल्गोरिदम होती हैं जो हमारा डाटा हमारे ही ब्राउजर में स्टोर करके रखती हैं। पीक्लाउड, जो कि एक क्लाउड डाटा स्टोरेज कंपनी है, उसने हाल ही में एक डाटा ट्रैकिंग को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट से पता लगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो कि प्रेजेंट टाइम की दो सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो हमारा 79% पर्सनल डाटा किसी थर्ड पार्टी को बेच देती हैं। और इस पर्सनल डाटा में हमारे लोकेशन, हमारा कॉन्टैक्ट, हमारे यूजर कंटेंट, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, हम कितना डाटा कहाँ यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी किसी थर्ड पार्टी को शेयर कर दी जाती है। और इस रेस में सिर्फ मेटा ही आगे नहीं है, बल्कि लिंक्डइन, यूट्यूब म्यूजिक, डुओलिंगो, ये सारे भतेरे ऐप्स भी हमारा 40 से 50% इन्फॉर्मेशन किसी और को शेयर कर देते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस रिपोर्ट की एक लिंक दे दूंगा, आप उसे वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। कंपनीज का कहना रहता है उनको हमारा डाटा इसलिए चाहिए ताकि वो हमें एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सके, हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है उसे और इनहेंस कर सके, और हमें सुटेबल एडवर्टाइजमेंट्स भी दिखाए जा सके। यूरोपियन यूनियन में प्राइवेसी को लेकर एक रूल है जहां आप कंपनी से अपना डाटा मांग सकते हो कि वो आपके बारे में कितना इन्फॉर्मेशन उनके पास है। अब ऐसे 2017 में एक यूरोपियन यूनियन की महिला ने जब टिंडर से अपने बारे में इन्फॉर्मेशन मांगी तो काफी शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। टिंडर ने उन्हें 800 पेजेस की इन्फॉर्मेशन उनके बारे में उन्हें भेजी। टिंडर को ये पता था कि उन्हें क्या खाना पसंद है, उन्हें कहाँ जाना पसंद है, उन्हें क्या करना पसंद है, उन्हें कौन से लड़के पसंद है, कौन से लड़के नहीं पसंद है, सब कुछ। उन 800 पन्नों में कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसी थी कि जिन्हें खुद नहीं पता था कि उन्होंने कब टिंडर को बताया था। यानी कि हम जाने अनजाने में पता नहीं कितने सारे इन्फॉर्मेशन इन सोशल साइट्स, मीडिया पर अपने आप दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 2017 में फेसबुक के ऊपर एक अलग एलिगेशन लगा कि उसने म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ वायलेंस भड़काने का काम किया है। Facebook incited violence against Rohingya. Recently, UN investigators blamed Facebook for playing a role in inciting possible genocide in Myanmar, and there has been genocide there. And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. इस केस में फेसबुक को पहले से ही पता था कि कोई वायलेंस होने वाला है, लेकिन तब भी फेसबुक ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि फेसबुक को उस सब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा था। और अभी 2016 तक जहां सारे सोशल साइट हमारे लिए डाटा पर्सनलाइजेशन को और बेटर करने में लगे थे, वहीं मार्केट में एंट्री होती है एक ऐसे ऐप की जिसने फेसबुक और इंस्टाग्राम की पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया, और वो ऐप था टिकटॉक। जहां माइक्रोसॉफ्ट को 1 बिलियन यूजर्स पहुंचने में 25 साल लगे, गूगल को 12 साल, फेसबुक को 9 साल, और ट्विटर, जो कि अब एक्स हो चुका है, वो 2006 में लॉन्च तो हुआ था लेकिन अब तक 1 बिलियन यूजर का मार्क नहीं क्रॉस कर पाया है। वहीं टिकटॉक को मात्र 5 साल लगे इस माइलस्टोन को क्रॉस करने में। अब ऐसा टिकटॉक में था क्या कि इतना जल्दी पॉपुलर हो गया?
टिकटॉक जब लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर एक ऐसा फीचर था जिसने उसे काफ़ी बड़ी भीड़ दी, और वो फीचर था फॉर यू फीचर, जो कि एक स्टेटमेंट को फॉलो करता था, इफ़ यू लाइक दिस यू लाइक दैट। यानी कि अगर आपको विराट कोहली की वीडियोस देखना पसंद है तो जाहिर सी बात है आपको क्रिकेट की वीडियोस देखना पसंद ही होगा। इससे पहले जितने भी सोशल साइट्स थे वो हमें वो अपडेट्स दिखाते जो हमारे दोस्तों या रिलेटिव्स ने डाले हों, या कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो, या कोई सेलिब्रिटी जिसे मैंने फॉलो किया उसके पोस्ट हो। लेकिन टिकटॉक का जो फॉर यू फीचर था वो ये सारी चीज़ें तो करता ही था, लेकिन साथ में एक अलग चीज़ भी करता था। वो ये कहता था कि ठीक है, अपने दोस्तों के वीडियोस तो देख रहे हो, लेकिन साथ में हमारा भी वीडियो देख लो, क्या पता अच्छा लग जाए। और एक बार जहां हमने वीडियोस देखने शुरू किए तो हम टिकटॉक के एआई एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग की वजह से एक एंडलेस स्क्रॉलिंग में फंस जाते हैं। मैं यहाँ पर नाम टिकटॉक का ले रहा हूँ, लेकिन अब रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स भी इसी एल्गोरिदम पे काम करते हैं। और यही फॉर यू फीचर था जिसने पूरे सोशल मीडिया के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन हिला दिया। और इसी के साथ जो सोशल मीडिया को जो चीज़ चाहिए थी, यानी कि हमारा एंगेजमेंट, वो बढ़ता चला गया। अब हाल ऐसा हो गया है कि डाटा पर्सनलाइज होते जा रहे हैं और हम एक एंडलेस स्क्रॉलिंग में फंसते जा रहे हैं, और इससे हम पर और हमारी सोसाइटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। जैसे कि इन शॉर्ट वीडियोस में जो भी कंटेंट होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, और छोटे कंटेंट होने की वजह से इनमें जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो काफ़ी लिमिटेड होती है, या यूँ कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक रील देख रहा हूँ जहाँ पर कोई आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है। अब हो सकता है कि वो वीडियो किसी स्टैंड अप कॉमेडी का पार्ट हो, या हो सकता है किसी बड़े से वीडियो का एक छोटा सा पार्ट हो जो कि हमें कट करके दिखाया जा रहा है। अब कंटेंट इतना छोटा है कि मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता ही नहीं लग रहा है। अब ऐसा में सिर्फ एक छोटी सी वीडियो से मैं ये डिसाइड कर लूँ कि वो पॉलिटिकल पार्टी नेगेटिव है, तो मैं मैनिपुलेट हो चुका हूँ। और शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस और ऑनलाइन पोस्ट ऐसा करने में बहुत हद तक आगे भी हैं। ये सोशल साइट्स आपको अपने प्लेटफॉर्म बनाए रखने के लिए आपसे वही चीज़ें शेयर करती हैं जिनसे आप एग्री करते हो, लेकिन यही चीज़ हमें और आपको एक ऐसे आइडियोलॉजिकल बबल में ढकेल देती है जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे व्यूज़ को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग होती हैं। अब इससे होता ये है कि इनका एंगेजमेंट हमारे ब्रेन को काफ़ी अच्छा फील कराता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन रिलीज होने लगते हैं। अब ऐसे तो हम सोचते हैं कि रील सिर्फ 2 मिनट ही देखेंगे, लेकिन 2 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। इसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन है जो हमें रील्स और शॉर्ट वीडियोस ना छोड़ने पर मजबूर करता है, वो है माइंडलेस स्क्रॉलिंग। आप इसको ऐसे समझिए कि आप मेरी वीडियो देखने से पहले आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, फिर मेरा टाइटल देखा होगा, और फिर मेरा चेहरा या ड्यूरेशन देख के आपने क्लिक कर दिया होगा। इसे कहते हैं माइंडफुल स्क्रॉलिंग, जहां आपने डिसाइड किया कि आपको ये वीडियो देखना है कि नहीं। जब कभी भी आप रील या शॉर्ट देखते हो तो ये तो आपके कंट्रोल में होता है कि आपको वीडियो देखनी है या नहीं, लेकिन उस वक्त आपके दिमाग के अंदर एक सरप्राइज एलिमेंट भी होता है कि अगला वाला कैसा होगा। और यही चीज़ कि अगला वाला कैसा होगा या आगे क्या होगा आपको फ़ोन से बांध कर रखता है। और ये जो आगे क्या होगा वाला सस्पेंस है, ये हमारे दिमाग के लिए एक रिवार्ड का काम होता है। और जब कभी भी हमारे दिमाग को एक रिवार्ड की उम्मीद होती है तो हमारे अंदर डोपामिन रिलीज करता है। जी हाँ, डोपामिन किस रिवार्ड या मोटिवेशन के दौरान रिलीज होता है, ना कि खुश होने पर। खुश होने पर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। अब जो डोपामिन रिलीज होता है उसको बनाए रखने के लिए एक स्टिमुलाई चाहिए, और ये सोशल मीडिया के शॉर्ट वीडियोस या रील्स हैं, ये स्टिमुलाई हर 15-20 सेकंड या 1 मिनट पर देते रहते हैं, तो डोपामिन का फ्लो बना रहता है, जिसकी वजह से हम लोग बिना बोर हुए घंटे इन्हें स्क्रॉल करते जाते हैं। घंटों स्क्रॉलिंग के बाद से हमारी बॉडी में अब इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज हो चुका होता है कि हमारा फोकस सुहा हो जाता है। अब इसके बाद आप सोचो कि तुरंत पढ़ पाओ तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर सोचो कि नहीं थोड़ी देर सो लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे जो आपने ब्लू लाइट के आगे आंखें सेकी हैं उससे आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो चुका है। अब ऐसे में आप ना पढ़ पाओगे ना सो पाओगे, और इस वजह से आपके अंदर एक एंजाइटी की फीलिंग भी आने लगेगी। इस एंडलेस स्क्रॉलिंग के दौर में एक 15 सेकंड का वीडियो इतना कैपेबल है कि 15 सेकंड का रील आपको हंसा सकता है, उसका अगला वाला आपको रुला सकता है, फिर उसके अगला वाला आपको फिर से मोटिवेट कर सकता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस 1 मिनट के दौर में आपने 3-3 बार अपने इमोशंस को बदला, और ऐसे जल्दी जल्दी इमोशनल स्विंग्स हमारे अटेंशन स्पैन को कम करते हैं। फिर बाद में हमें किसी कॉम्प्लेक्स काम पर फोकस करने में बहुत ही दिक्कत होती है। 2022 में ऑनलाइन ब्रेन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें काफ़ी शॉकिंग बात सामने आई कि सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज से हमारा दिमाग एक एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, यानी कि हमारा दिमाग हमारी उम्र से ज़्यादा जल्दी बूढ़ा हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने दिमाग को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क में लगा ही नहीं रहे हैं। जब भी हम कभी बोर होते हैं तो अपना फ़ोन निकाल के फिर से स्क्रॉलिंग करने लगते हैं। ऐसे में अपने दिमाग को हमेशा इंगेज रखते हैं। इसी को लेकर 2014 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहाँ कुछ लोगों को 15 मिनट के लिए एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया। उस रूम में सिर्फ एक रेड बटन था जिसे दबाने पर करंट लगता था, उसके अलावा पूरा कमरा खाली था। आपको जान के हैरानी होगी कि इस 15 मिनट के दौरान लगभग आधे से ज़्यादा लोग ने उस रेड बटन को दबाया, ये जानते हुए कि उन्हें उससे दबाने के बाद से दर्द होगा, जो कि ये दिखाता है कि हमें बोर होने से कितनी ज़्यादा नफरत है। हम लोग दर्द सहना ज़्यादा प्रीफर करेंगे बोर होने से, जबकि बोर होना हमारे दिमाग के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बोर होने का मतलब होता है कुछ समय अपने ख्यालों में खोए रहना, जिससे हमारे दिमाग का अच्छा सा डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन इस बोरियत की जगह अभी सोशल मीडिया के स्क्रॉलिंग और ऑनलाइन पोस्ट ने ले ली है, तो इसके बाद से हमारा दिमाग कभी बोर फील ही नहीं करता है। हम लोग का दिमाग हमेशा इंगेज ही रहता है, और ये इंगेजमेंट हमें अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रहा है।
अब मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि आप ये सोशल मीडिया छोड़ दे या उसे यूज मत करो, बल्कि इसलिए बनाई ताकि एक अवेयरनेस फैल सके कि सोशल मीडिया का दूसरा साइड भी कुछ ऐसा है। हम और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया ने कितने लोगों की लाइफ बदली है। इसने बहुत ही बार हमारी लाइफ के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाला है, हमारे कम्युनिकेशन को और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को कितना आसान कर दिया है। इसलिए अगर हम सोशल मीडिया को माइंडफुली इस्तेमाल करें तो हमारे लिए एक बहुत ही यूजफुल टूल होता है। आप सोशल मीडिया को एक दो धारी तलवार की तरह समझ सकते हैं, जिसका एक साइड बहुत ही अच्छा होता है और दूसरा साइड बहुत ही बुरा। अभी आपके ऊपर है आपको किस साइड से यूज करना है। धन्यवाद। जय हिंद।